गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, शुभ प्रभात। आप देख रहे हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 जो कि जिला शिक्षा विभाग गया के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आज मैं लेकर आया हूं वर्ग 10वीं के बच्चों के लिए क्रैश कोर्स। यह क्रैश कोर्स भूगोल विषय का होगा। चूंकि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में प्रारंभ होने में काफी कम समय बच रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए विषय को सार रूप में, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि आप कम समय में बेहतर अंक हासिल कर सकें। प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे भूगोल विषय का पाठ 8 और 9 जो कि निर्माण उद्योग और परिवहन, संचार और व्यापार से संबंधित है। उक्त दोनों पाठों को अलग अलग करके संक्षिप्त रूप में आप पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, निर्माण उद्योग से संबंधित कुछ तस्वीरों को दिखाया गया है, साथ ही साथ परिवहन और संचार से जुड़े भी कुछ तस्वीरों को दिखलाया गया है ताकि इससे जुड़े समझ को आप मजबूत कर सकें, बेहतर तरीके से समझ सकें। निर्माण उद्योग के रूप में मैंने यहां पर दिखलाया है जंगली उत्पाद से तैयार किया गया यहां पर टोकरी। फिर इधर निर्माण उद्योग को दिखलाया गया है कार उद्योग, और यहाँ पे बड़े कारखानों में निर्मित किए जाने वाली वस्तुओं को दिखलाया गया है। जबकि अगले अध्याय परिवहन और संचार में परिवहन के विभिन्न साधनों को स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन को दिखलाया गया है। साथ ही साथ व्यापार से जुड़े हुए तस्वीरों को भी यहाँ पर दिखलाया गया है। एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आज उद्योगों का वर्गीकरण जो कि निर्माण उद्योग से जुड़े हुए हैं। इन्हें मैं सारणी के रूप में यहाँ पर दिखलाने का प्रयास किया हूँ। उद्योगों का वर्गीकरण इन उक्त आधारों पर किया जा सकता है: कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और अन्य आधारों पर। एक एक करके देखते चलें। संक्षिप्त रूप में चर्चा करूंगा और सीधे प्रश्न उत्तर पर आऊंगा। सबसे पहला कच्चे माल के आधार पर इन्हें कृषि आधारित उद्योगों में खनिज आधारित उद्योग, जंतु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग टोकरी, जंतु आधारित उद्योग चमड़े से निर्मित वस्तुओं का निर्माण, खनिज आधारित उद्योगों में खनिज का निष्कर्षण और उनसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण। कृषि आधारित उद्योग में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए विभिन्न उद्योगों को लिया जा सकता है। उत्पाद आधारित उद्योग दो तरह के हैं: भारी उद्योग और हल्के उद्योग, हैवी इंडस्ट्री, और दूसरा जो है जिसे हम फुटलोज इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। आकार के आधार पर 3 प्रकार के उद्योग हैं: बड़े, मध्यम और लघु। स्वामित्व के आधार पर निजी उद्योग जो किसी खास व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जाता है, उसका रख रखाव और प्राप्त आय किसी निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। सार्वजनिक उद्योग जिसका सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। अन्य उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है: स्थिति के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर और प्रमुख कार्य के आधार पर। स्थिति के आधार पर हम ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के रूप में इसे बांट सकते हैं। क्रियाकलाप के आधार पर 3 प्रकार के क्रियाकलापों को हमने देखा है यहाँ पर: प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। जबकि प्रमुख कार्य के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। तो इन आधारों पर उद्योगों को बांटा गया है इस पाठ में। अब हम अगले कड़ी में देखते हैं इससे आने वाले संभावित प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो सकते हैं। सबसे पहला हमने दिखलाया है कि लौह इस्पात के प्रमुख उद्योग इनमें जो भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ वो कौन सा है। स्क्रीन पे वो करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसमें देखें कि वो
IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भारत में सबसे पहले हुई। दूसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ये चारों ऑप्शन इसका सही है, घ होगा। प्रश्न है निम्नांकित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो आप आसानी से देख रहे हैं यहां सूती वस्त्र उद्योग जिसका कच्चा माल सूत से प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है, चीनी गन्ने से प्राप्त, जूट पटसन से प्राप्त, तो सीमेंट उद्योग इसका आंसर हुआ। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन सा है? इसके बाद में आप प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उसका उत्तर यहां पर प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद में लघुतरीय प्रश्नों को समाहित किया गया है। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो वैसे उद्योग जिसमें कच्चे माल को मूल्यवान वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और भारी मात्रा में उत्पादन होता है उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं, जिनका उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है? तो सार्वजनिक उद्योग का संचालन सरकार स्वयं करती है। अब सार्वजनिक का अर्थ है सरकार, ना कि आम जनता। आम जनता का यहां पर सार्वजनिक सरकार से अर्थ इसका लगाया गया है। सार्वजनिक उद्योग के प्रमुख उदाहरण है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन इत्यादि। निजी उद्योग वैसे उद्योगों को कहते हैं जिसका संचालन किसी खास व्यक्ति या निजी हित में किया जाता है। रख रखाव उसको एकल उद्योग या एकल स्वामित्व वाला उद्योग भी कहा जाता है। अब अंतर क्या है दोनों में? तो निजी उद्योग किसी खास व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संचालन में होता है, जबकि सार्वजनिक उद्योग सार्वजनिक स्वामित्व वाले या फिर प्रबंधन समूह के हाथों में होता है। उद्योगों के स्थानीयकरण के कौन कौन से कारक हैं? तो प्यारे बच्चों, आप पहले के कक्षा में मध्य विद्यालय में जब आप पढ़ते हो क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा उद्योगों का स्थानीयकरण के कारक। 3 प्रमुख कारकों में सबसे पहले हमने लिखा है कच्चे माल की प्राप्ति। चूंकि कोई भी प्रोडक्ट तब तक नहीं तैयार किया जा सकता है जब तक कि कच्चे माल प्राप्त हो। कच्चे माल को ही प्रोसेस्ड करके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जाता है। तो उद्योगों की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होगा वो होगा कच्चा माल। दूसरा है पूंजी। पूंजी का निवेश करके हम यंत्रों को खरीदते हैं, कच्चे माल खरीदते हैं, श्रमिकों को उसका श्रम का मूल्य चुकाते हैं। तो उद्योगों की स्थापना में पूंजी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और तीसरा यातायात के साधन। चूंकि कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने और उत्पादित माल को फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता को हम लोग नहीं नकार सकते हैं। तो यातायात के साधन इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारक हुआ। अब अगला जो स्लाइड है उसमें है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है? सीधा सा इसका जवाब होगा, आप भी अनुमान लगा रहे होंगे कि वैसे उद्योग जो कच्चे माल कृषि से प्राप्त करते हैं कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। जैसे आलू से लेस बनाना, चावल से मुरही फरही बनाना, यह सब कृषि आधारित उद्योग होगा। जूट से बोरे तैयार करना या कोई सजावटी वस्तु का निर्माण करना कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण होगा। जबकि खनिज आधारित उद्योग लोहा इस्पात उद्योग है जो कि खनिजों के निष्कर्षण के बाद में किया जाता है। अगला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कई भागों में बांटा गया है। मैंने पहले भी संक्षिप्त रूप से इसकी चर्चा की है। सबसे पहला निजी क्षेत्र का उद्योग, प्राइवेट कंपनी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। उदाहरण है जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या फिर सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र का उद्योग ऑयल इंडिया लिमिटेड, गुजरात एल्कली लिमिटेड। और चौथा सहकारी क्षेत्र का उद्योग
दक्षिण भारत के अधिकतर चीनी मिलें जो सहकारी क्षेत्र के द्वारा संचालित है। सहकारी को हम लोग कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं, एक तरह से किसानों का एक संगठन समूह के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार परिवहन के साधन और संचार अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? क्या महत्व है इसका आगे? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन और संचार का काफी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए परिवहन और संचार इन दोनों का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तुलना किया गया है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में जीव रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न पदार्थों का निर्माण होता है, शिरा धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्से विभिन्न अंगों तक इसे पहुंचाया जाता है, ठीक उसी प्रकार विभिन्न सूचनाओं को या विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है इन दोनों साधनों के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि यह जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। जिस देश में सड़कों का विकास जितना अधिक होगा वह देश विकास की गति उसकी अधिक तीव्र होगी। संचार के साधन जितना अधिक मजबूत होगा वहां पर सूचनाओं का प्रसार में अधिक तेजी होगी। कोई भी सूचना आसानी से एक स्थान तक कम्युनिकेट किया जा सकता है। उदाहरण, डाक, तार, टेलीफोन इत्यादि से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं। इसलिए इन्हें आर्थिक विकास की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। भारत के किन किन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है और आखिर क्या कारण है उन क्षेत्र में विकसित होने का? तो सूती वस्त्र उद्योग का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर कपास का उत्पादन होता है और वो समुद्र के किनारे वाले भाग है जहां पर नमी युक्त वातावरण मौजूद है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। यह रोजगार के अवसर पैदा करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण है। भारत में प्राचीन काल से ही यह उद्योग विकसित रहा है। भारत में सबसे पहले आधुनिक मिल बंबई में, चूंकि उस समय मुंबई का नाम बंबई था इसलिए बंबई में 1854 ईस्वी में इसे खोला गया। वर्तमान समय में अपने देश में 1600 से अधिक सूती मिलें स्थापित की गई हैं। यह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अधिकांश मिलें हैं। देश का 2/3 सूती वस्त्र महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात द्वारा तैयार किया जाता है। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के नाम उल्लेखनीय है। शक्तिशाली करघों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। देश में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, बड़ोदरा, राजकोट, पोरबंदर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, दिल्ली, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, मेदिनीनगर और सूरत। तो सूती उद्योग के ये सब प्रमुख केंद्र हुए हैं। नक्शे में आप इसे देख सकते हैं आसानी से। अहमदाबाद यह अरब सागर की ओर है, सूरत इसी तटवर्ती क्षेत्र में है, मुंबई, कोयंबटूर, मदुरई, कानपुर गंगा नदी के किनारे। ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। भारत में सीमेंट का उद्योग किन किन क्षेत्रों में विकसित है? तो भारत में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना तमिलनाडु में 1904 ईस्वी में खोला गया, लेकिन इस उद्योग का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। 1914 में इसका उत्पादन 945 लाख टन था, जबकि भारत की आजादी के समय इसके कुल 23 कारखाने थे। उत्पादन क्षमता 26 लाख टन थी। वर्तमान समय में देश में 166 कारखाने हैं। सीमेंट के निर्माण के लिए रॉ मटेरियल के रूप में चूना पत्थर, क्ले, कोयला इसके कच्चे माल हैं। चूना पत्थर और कोयला चूंकि भारी होता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अधिक भारी होने की वजह से ढुलाई का खर्च अधिक आता है,
इसलिए इसका निर्माण प्राय उन्हीं क्षेत्रों में किया गया है जहां पर इन्हें आसानी से उपलब्ध किया जाता है। अर्थात जहां चूना पत्थर उपलब्ध है, कोयला उपलब्ध है, उन्हीं क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसके कारखाने अधिक हैं। देश के कुल उत्पादन का 2/3 उत्पादन उत्तर पश्चिमी राज्यों में होता है, जहां उत्तम कोटि के चूना पत्थर लाइमस्टोन यहां पर उपलब्ध हैं। अब सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्रों को इस नक्शे पर दिखाया गया है 5 भागों में बांटकर। विभिन्न ब्रांड की, यह नॉर्थ वाला भाग है, यहां पर सीमेंट के जो कारखाने हैं ACC, ACL, श्री, बीनानी, अल्ट्राटेक, JP, JK, सेंचुरी, JK लक्ष्मी। ईस्ट वाले भाग में ACL, लाफार्ज, ACC, अल्ट्राटेक, सेंचुरी, JP। ब्लू वाले कलर से रंगे हुए भाग में ACL, ACC, बीनानी, अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट्स, JK सेंचुरी, JK लक्ष्मी, JP। सेंट्रल भाग में ACC, अल्ट्राटेक, JP, सेंचुरी, बिरला ग्रुप, श्री, JK लक्ष्मी और ACL। दक्षिणी भाग में इंडिया सीमेंट, मद्रास सीमेंट, अल्ट्राटेक, डालमिया, केशोराम, ACC, ACL और चेट्टीनाड, ये यहाँ के प्रमुख सीमेंट उद्योग हुए। अब हम चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर, 9वें अध्याय की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ के परिवहन, संचार और व्यापार की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर सबसे पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है परिवहन संचार से जुड़ा हुआ, उसको देखने के पहले हम लोग चर्चा करेंगे इस डायग्राम को। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा है, परिवहन, संचार और व्यापार, उन्हें विभिन्न भागों में बांटा गया है। परिवहन को प्रथमतः हम 3 भागों में बांटते हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को भी 3 भागों में बांटा गया है: सड़क, रेल मार्ग और पाइपलाइन। जल परिवहन को 2 भागों में बांटा गया है: घरेलू परिवहन, घरेलू जलमार्ग कह सकते हैं, आंतरिक जलमार्ग, दूसरा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, समुद्री मार्ग जिसे हम कह सकते हैं। वायु परिवहन 2 भागों में बटा है: घरेलू और अंतरराष्ट्रीय। घरेलू उड़ान को भी 2 भागों में बांटा गया: निजी और सार्वजनिक। निजी किंगफिशर, विजय माल्या की, जेट एयरवेज, ये सब निजी, और सार्वजनिक क्षेत्र के जो इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और भी जो है इसका उदाहरण हुआ। संचार के लिए हम जब देखते हैं जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसे डाक और तार, टेलीफोन और मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, प्रेस, इंटरनेट, इन रूपों में बांटा गया है। व्यापार को भी 3 भागों में बांटा गया है: स्थानीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो वार्षिक परीक्षा 2022 में आयोजित होगी, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो उसको हम अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 1,40,000 1.46 लाख किलोमीटर, अर्थात 1,40,000 किलोमीटर हम लोग कह सकते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है? तो पक्की सड़कों की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का एक वर्ग स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग नहीं है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग होगा। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? यहाँ पे यह स्क्रीन से आउट दिखला रहा है, लेकिन यह 2005 में इसे नाम दिया गया, इंडियन एयरलाइंस की जगह पर इंडियन नाम दिया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ? 1986 ईस्वी में। एन्नौर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है।
अब इससे जुड़े हुए लघुतरीय प्रश्नों के ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन कीजिए। किन किन क्षेत्रों में सड़कों का विकास हुआ है, किन क्षेत्रों में सड़कें कम विकसित हैं। जब इस पर हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि भारत में सड़कों का वितरण काफी असमान है, काफी विषमताएं पाई जाती हैं। किसी क्षेत्र में सड़कों का सघन जाल बिछा हुआ है तो किसी क्षेत्र में सड़कें काफी विरल है, कम लंबाई वाली और कम सघन है। पक्की सड़कों की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र का पहला स्थान है, इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। सबसे कम लंबाई लक्षद्वीप समूह में है सड़कों का। तो ये प्रादेशिक वितरण हुआ सड़कों का, जो कि काफी विषम है। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें तो भारतीय रेल अपने आप में अनूठा है, काफी बड़ा इसका जाल है, विकसित तंत्र है भारतीय रेल का। भारतीय रेल मार्ग राष्ट्रीय संपत्ति है, एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी प्रणाली है। 160 वर्ष से भी अधिक समय तक भारत के परिवहन में यह मुख्य घटक रहा है। नियोक्ताओं की संख्या की यदि बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता भारतीय रेल है, जहां 13 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में आपदाग्रस्त क्षेत्र में राहत सामग्री को लाने पहुंचाने में रेलवे अग्रणी रहा है। देश के विभिन्न भागों से खाद्यान्नों के लाने पहुंचाने, खनिज तेल, कोयला तथा अन्य खनिजों के साथ साथ औद्योगिक उत्पादों के वितरण में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जीवन धारा है और सामाजिक आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किन नगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बनाया गया। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आया था, कौन सड़क का एक प्रकार नहीं है जिसमें स्वर्णिम त्रिभुज योजना लिखा हुआ था। सही बात है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस महामार्ग की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। इस नक्शे को जरा देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को मिलाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाया गया है और यह कॉरिडोर बनाया गया, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। हम अभी यहाँ पर केवल स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। जिस प्रकार हमारे लिए रेल की महत्ता को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जल मार्ग भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में काफी योगदान दिया है। प्राचीन काल से ही जल मार्ग का उपयोग हम करते रहे हैं। प्राचीन काल में जब रेल मार्गों का विकास नहीं हुआ था तब जल मार्गों का ही उपयोग किया जाता था। वर्तमान समय में यातायात को साधनों के रूप में यद्यपि कि रेल मार्गों और सड़क मार्गों का अधिक उपयोग किया जा रहा है, फिर भी देश के कुछ भागों में जल मार्गों का उपयोग अभी भी किया जा रहा है। लकड़ी, कोयला, जूट आदि ढोने के लिए जल मार्ग का सहारा लिया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से यातायात के विभिन्न मार्गों की तुलना में यह सबसे सस्ता साधन है। जल मार्ग विभिन्न जो यातायात के साधन है उसकी तुलना में यह काफी सस्ता पड़ता है। यहाँ भारत के आंतरिक जल मार्गों को दिखलाया गया है, विभिन्न क्षेत्रों को दिखलाया गया है। ब्लू रंग वाले जो क्षेत्र हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। ये सारे मैप को हम देखते हैं, मैप ऑफ इंडिया शोइंग इंपॉर्टेंट वाटरवेज। भारत के प्रमुख जलमार्गों को दिखलाने का यह मानचित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, आज 8 और 9 के जो पाठ थे इसमें इन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इससे संबंधित पीडीएफ को देखेंगे, समझेंगे और मन में जो भी शंकाएं होंगी उसे क्लैरिफाई करने के लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। गया गाइडेंस की टीम इसके लिए हमेशा तत्पर है कि आप सभी छात्र बेहतर अंकों से माध्यमिक परीक्षा पास कर सकें और इसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। इसमें आप सबका सहयोग की भी आवश्यकता है। आशा है आप अपना बहुमूल्य सुझाव दे करके आप इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।